सारथी। पीएम मोदी का आसियान सम्मेलन में आज दूसरा दिन और अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से मुलाकात और सम्मेलन में आसियान देशों में भारत की अहमियत के बारे में भी बताया गया। गोरखपुर में सीएम योगी ने महानवमी पर कन्या पूजन किया। मुख्यमंत्री योगी ने कन्याओं के पांव पखारे, कहा हर घर धन धान्य से भरपूर। हैदराबाद के दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़, देवी की मूर्ति का हाथ तोड़ा गया। पुलिस बोली आरोपियों ने दान पेटी हटाई जिससे प्रतिमा खंडित हुई। यूपी सरकार ने अखिलेश को जेपी सेंटर जाने से रोका। सपा प्रमुख ने घर में लगी लोकनायक की मूर्ति पर माला चढ़ाई। और दिल्ली में 2000 करोड़ की कोकीन जब्त की गई है। नमकीन के पैकेट में छिपाई गई थी और करीब से सिंडिकेट की 5600 करोड़ की ड्रग्स 8 दिन पहले पकड़ाई थी। हरियाणा में नई सरकार बनने का दिन तय। पंचकुला में 15 अक्टूबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देश की बात में सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। सीएम पद की जल्द शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। 15 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। हरियाणा के सीएम के तौर पर बतौर ये शपथ लेंगे सैनी और 15 अक्टूबर को ये कार्यक्रम रखा गया है। तो हरियाणा में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 15 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे बतौर सीएम। एक बार फिर से शपथ लेंगे, ये पदभार, ये जिम्मेदारी संभालेंगे। तो तरह तरह की कयासबाजी लगती हुई नजर आ रही थी। हरियाणा चुनाव का जो रिजल्ट निकलकर सामने आया उसके बाद अब विपक्ष का आरोप कि मशीन को लेकर ईवीएम को एक बार फिर से मुद्दा बनाया और रिजल्ट के बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके का रिजल्ट है, हालांकि उम्मीद कुछ और लगाई जा रही थी। जिस तरीके से जीत का दावा विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा था और अब एक बार फिर से नायब सिंह सैनी सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह 15 अक्टूबर को रखा गया है। बढ़ते आगे, दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में सांसद बांसुरी स्वराज ने आतिशी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आतिशी सरकार की वित्त रिपोर्ट पर घेरते हुए नजर आए और इस दौरान बांसुरी स्वराज ने कहा है कि कल दिल्ली वित्त विभाग की एक रिपोर्ट आई है। दिल्ली वित्त विभाग की इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था के विध्वंस के लिए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी की सरकार और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, जो दिल्ली के वित्त मंत्री हैं। ये झूठ फैलाना चाहती थी, जनता को भ्रमित करना चाहती थी कि दिल्ली के पास सरप्लस पैसा है। अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जानबूझ के दिल्ली के अकाउंट्स फज करे हैं। इसलिए आज हम इस अकाउंट फजिंग की और दिल्ली के बजट की सीएजी से ऑडिट और जांच मांगते हैं और जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी मांग रखते हैं। आपके समक्ष कुछ उदाहरण रखना चाहूंगी। माननीय आतिशी जी, केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार को पता था कि दिल्ली के पास पैसे की किल्लत है और इसीलिए आपको याद होगा अचानक उन्होंने एक पन्ने का ऑर्डर निकाला और 10,000 से बस मार्शल को बड़ी क्रूरता और निर्ममता से नौकरी से निकाल दिया। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। वाटिका लिमिटेड के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर।
दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त की गई है। दिल्ली से अहम खबर, वाटिका लिमिटेड के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी और छापेमारी के दौरान दिल्ली गुड़गांव में 15 परिसरों की तलाशी ली गई और दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त की गई है। तो पीएमएलए के प्रावधानों के तहत दिल्ली एनसीआर में ये तलाशी की जा रही है। दिल्ली से अहम खबर, बढ़ते आगे मुंबई से अहम खबर सामने आ रही है। नोएल टाटा और टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। नोएल टाटा और टाटा ट्रस्ट की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा अब जिम्मेदारियों को संभालेंगे। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने समर्थन पत्र एलजी को सौंप दिया है। डोडा में आप के मेहराज मलिक ने जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी ने समर्थन पत्र एलजी को सौंप दिया है, यानी कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देगी आम आदमी पार्टी और इस आम आदमी के समर्थन से सरकार बनेगी। पंखाजुर से खबर सामने आ रही है। नकली खाद बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया और 2 आरोपियों को पंखाजुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। नमक को रंग कर नकली खाद बनाने का काम करते थे। राजस्थान के गंगापुर सिटी के सुरगढ़ गांव से गिरफ्तारी हुई है। तो गिरोह ने 80 से ज़्यादा ट्रक नकली खाद को बेचा और अलग अलग राज्य में इसे बेचा गया है। नकली खाद मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पूछताछ की जा रही है। पूर्व में एक नकली खाद के मामले में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें शुरू में 2 आरोपी गिरफ्तारी की गई थी और बाद में 4 आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार करके लाया गया था, जिनकी फैक्ट्री से नमक को रंग कर नकली खाद बनाया जाता था। इस मामले में जो नकली खाद की मार्केटिंग करने वाले और जो नकली मतलब खाद के लिए बोरा जिसमें इंडियन पोटास लिमिटेड लिखा रहता था, वो सप्लाई करने वाले जो आरोपी थे, वो शिव कृष्ण गुर्जर और ओम प्रकाश भदाना, ये फरार थे, जिन्हें हमारी टीम ने राजस्थान से गिरफ्तार करके लाया है। रुक करते हैं अगली खबर का। अंबिकापुर शहर के निजी होटल में संचालित गरबा रास डांडिया कार्यक्रम में बॉलीवुड एक्ट्रेस कायनात अरोड़ा
अंबिकापुर पहुंची, जहां डांडिया कार्यक्रम में शामिल कायनात अरोड़ा के साथ अंबिकापुर शहर के लोग जमकर झूमे। दरअसल नवरात्र के अवसर पर जगह जगह डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इसी कड़ी में शहर के निजी होटल में डांडिया रास गरबा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक्ट्रेस कायनात अरोड़ा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हुई और अंबिकापुर शहर के लोगों ने अरोड़ा के साथ जमकर डांडिया खेला और एंजॉय किया। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो बैंड बज गई है, खेलने आए थे डांडिया, बट जो लाइक एनर्जी लेवल यहाँ की थी। छत्तीसगढ़ तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। लास्ट ईयर बिलासपुर में किया, अभी फर्स्ट टाइम अंबिकापुर में करके मज़ा आ गया। और इतनी एनर्जीज मतलब बच्चों में भी थी और लड़कियों में भी थी, नौजवानों में भी थी। आई डिडंट नो कि यहाँ पे इतना प्यार है लोगों के अंदर, इतनी हाई एनर्जी है कि ये जो आज की जो ग्रैंड फिनाले कह सकते हैं अंबिकापुर में, छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर वालों के साथ बहुत मज़ा आया डांडिया खेल के। अरे वापस आएंगे दोबारा, यहाँ पे दिल छोड़ के जा रहे हैं दिल लेके भी जा रहे हैं। और यहाँ की एनर्जी लेवल्स बहुत हाई है। थैंक यू बोलना चाहूँगी विवेक अग्रवाल जी को, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया। खैरागढ़ जिले के प्रभारी और वाणिज्य और उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन जिले में एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान जिला कार्यालय परिसर में स्थापित छत्तीसगढ़ महतारी और सिविल लाइन में स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण किया गया। आपको बताते चलें कि कुछ दिनों पूर्व राजा देवव्रत सिंह की मूर्ति के अनावरण करने को लेकर खैरागढ़ में राजनीतिक सियासत बढ़ चुकी थी। कांग्रेसी कार्यकर्ता और राजघराने के लोगों ने मांग की थी कि दशहरा के पूर्व राजा देवव्रत की मूर्ति का अनावरण किया जाए। दशहरा के दिन ही राजघराने से शाही बग्घी निकलती है और राजा के पुत्र के हाथों द्वारा रावण वध किया जाता है। सौभाग्य प्राप्त हुआ छत्तीसगढ़ महतारी का मूर्ति का हुआ है, पर उसमें राज परिवार से किसी भी सदस्य का दिखने नाम नहीं। ठीक, हमारी पूरा नहीं बनो। देवांगन जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग, जो कि प्रभारी मंत्री खैरागढ़ की वंदना है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय श्री संतोष पांडे जी, सांसद लोकसभा क्षेत्र सिंह जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत राजनांदगांव माननीय श्री कोमल जंघेल जी, पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव माननीय श्री खम्बा साहू जी, सभापति जिला पंचायत राजनांदगांव, और माननीय श्री विप्रा साहू जी, सभापति। खैरागढ़ के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी का मूर्ति का हम सब लोग मिलकर, हमारे माननीय सांसद महोदय हैं, विधायक जी हैं, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, डोंगरगढ़ के विधायक हैं और खैरागढ़ के विधायक हैं, और सब लोग मिलकर मूर्ति का अनावरण किए हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ महतारी का भी मूर्ति का अनावरण हुआ है और कुछ कार्यों, विकास कार्यों को भूमि पूजन हुआ है। निश्चित तौर पर स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी के पूर्वजों ने इस विरासत के मालिक थे, राजा थे, और उनके द्वारा इस खैरागढ़ क्षेत्र को विकास की ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया, क्षेत्र की जनता की अच्छा से सेवा काम किया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चार। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। देर शाम लगभग जसगान पिकअप में बैठकर ग्राम बैलाचुआ में सलेहा भाटा की ओर से कार्यक्रम पेश करने के लिए जा रहे थे और पिकअप में कुल 21 लोग शामिल थे। पिकअप ड्राइवर की लापरवाही के चलते अनियंत्रित होकर नहर में जाकर पलट गई और डूबने से करीब 18 लोगों को ग्रामीणों और पुलिस की सहायता से डूबे हुए लोगों को बाहर निकाला गया और पानी के तेज बहाव के कारण 3 बच्चे अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ और गोताखोर टीम खोजबीन में जुटी हुई थी, जिसमें से एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है। 2 बच्चों का शव बरामद कर पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस मामले में नगरदा थाना में ड्राइवर के नाम से लापरवाही और गाड़ी चलाने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई। बहुत ही दुखद घटना है
बड़ी हर्ष उल्लास के साथ हम लोग नवरात्रि पर्व मनाते हैं। इस गांव के लोग कलश जत्था में काफ़ी संख्या में भागीदारी निभाते हैं और उनकी कलश जत्था इस क्षेत्र में काफ़ी विख्यात रही है। और उसी दरमियान 9 तारीख को रात को सब अन्य जगह कलश जत्था अपना प्रस्तुतिकरण के लिए जा रहे थे। उसमें हमारे इस गांव के बच्चे इंद्र कुमार जायसवाल है जो छोटा है, और साथ में हमारे ऋषभ महंत हैं, उनके साथ में उनके भाई हैं परिवार के। इस तरह से हमारे इस गांव के बेलाचुआ गांव के हमारे 3 बच्चे उस घटने के में दरमियान उनकी मौत हो गई। हम जात रंजस गाय सलिया भाटा तो ड्राइवर पिए घलो रहीस गाय तो ओकरा नहा खदान कर घलो मोड़ी सब बगले तो ओकरा पहले गिर जात रहन पर नहीं गिरन ओकरा। और नहार पार में घलो अति स्पीड करी 60 ले ऊपर रही से ओकर स्पीड है। जो यहाँ से बैठा ना तो मतलब गाड़ी स्पीड में चलाया हो ड्राइवर, अब फुल दारू पिया था। जब सब लोग करने लगे कि धीरे चला, किसी की बात नहीं सुना और जाकर सामने में गाया गया गरबा। और हम 10 गीत गाए जाते हैं, 3 दिन चल रहे हैं। चौथा दिन जाते रहे सलिया भाटाला तो नहर पार में ड्राइवर स्पीड में चलाते रही से हम बोले हैं धीरे चला के बोले ड्राइवर ला तो नहर में पिकअप खला पूरा पलटी हो गए। 9-10-24 की शाम करीब 6 बजे ग्राम बैल चुआ से सलिया भाटा 21 लोग पिकअप में सवार होकर प्रोग्राम देने जा रहे थे। रास्ता में नहर किनारे पिकअप नियंत्रण खो बैठा पिकअप का चालक और नहर में गाड़ी को पलटा दिया, जिससे 21 लोग बहने लगे, जिसे ग्रामीण के सहयोग से कुछ लोग खुद तैर के बाहर आ गए, जिसमें से 3 बच्चे लापता थे, नदी में बह गए। बढ़ते आगे, 20 अक्टूबर को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा है और काशी आगमन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। लगभग 6 घंटे काशी में प्रवास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। शंकर नेत्रालय ट्रस्ट द्वारा बनाए गए हॉस्पिटल का भी शुभारंभ करेंगे। तो काशी में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री और शंकर नेत्रालय में 1,000 लोगों को संबोधित करेंगे। सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फेज 2 और 3 का शुभारंभ किया जाएगा और सिगरा स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। लखनऊ से खबर है, अखिलेश यादव ने मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। सपा कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित किया गया। मैं समाजवादी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। कल रात से कार्यकर्ता आंदोलन के लिए तैयार था और आज बीजेपी हमें घर में कैद करना चाहती है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। जनपद इटावा के शास्त्री चौराहे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इटावा में शास्त्री चौराहे पर धरने पर बैठे और हंगामा कर नारेबाजी की। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और सपा मुखिया अखिलेश यादव के छोटे चचेरे भाई जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव भी धरने पर बैठे। जयप्रकाश नारायण के माल्यार्पण को रोकने और लखनऊ में अखिलेश यादव की आवास की घेराबंदी की गई और धरना प्रदर्शन किया गया। अखिलेश यादव के चचेरे भाई जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक अंशुल यादव ने सरकार की तानाशाही के खिलाफ बोलते हुए कहा कि जिस प्रकार से सरकार तानाशाही कर रही है, हमारे नेता जयप्रकाश नारायण को माल्यार्पण नहीं करने दे रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो तानाशाही रवैया है, इसके खिलाफ हम लोग धरने पर बैठे हैं और माल्यार्पण नहीं हो जाता जब तक ये तानाशाही रवैया
नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसे ही प्रदर्शन चलता रहेगा। सरकार के खिलाफ हम लोग जनता के बीच में खड़े रहेंगे। देखिए, आज जिस तरह से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जयंती के अवसर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सिर्फ उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रशासन ने, ये लोग प्रदेश में कानून व्यवस्था संभालने के लिए इनकी पुलिस नहीं तैयार रहती है। प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, उसको नहीं रोक पा रहे, भ्रष्टाचार फैला है, उसको नहीं रोक पा रहे, महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा है, अपराध हो रहे हैं, उसको नहीं रोक पा रहे। लेकिन वहीं जब समाजवादी लोग, विपक्षी नेता अपना लोकतंत्र बचाने, संविधान बचाने के लिए अपने पुराने महापुरुषों की मूर्तियों माल्यार्पण करने जाते हैं, तो उनको रोकने का काम करते हैं। इसलिए आज समाजवादी साथी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब तक मूर्ति पर माल्यार्पण करने नहीं दिया जाएगा, हम लोग इसी तरह से धरना देते रहेंगे। कन्नौज से खबर सामने आ रही है। निजी कार्यक्रम में पहुंचे शिवपाल यादव, शांति पाठ में पहुंचे सपा महासचिव शिवपाल यादव और कार्यकर्ताओं ने शिवपाल यादव का स्वागत किया। इंदरगढ़ क्षेत्र नगला पंचू गांव में पहुंचे हुए थे शिवपाल यादव। तो ये निजी कार्यक्रम था जिसमें शामिल होने के लिए शिवपाल यादव पहुंचे हुए थे और इस बीच समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। पीलीभीत से खबर, हिंदू नाबालिग छात्रा के अपहरण की कोशिश की गई है और परीक्षा देकर लौट रही थी नाबालिग छात्रा। गैर समुदाय के युवकों ने अपहरण का प्रयास भी किया। भीड़ ने दोनों युवकों को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। छात्रा को रास्ते से खींचकर अपने साथ ले जा रहा था युवक। नाबालिग को छात्रा के शोर मचाने पर भीड़ ने युवकों को पकड़ा और नाबालिग छात्रा के परिजनों ने पुलिस को इस बात की तहरीर दी है। पुलिस आरोपियों को थाने लाकर कार्रवाई में जुटी है। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे और पीलीभीत जनपद के बिसलपुर थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आ रहा है। आज हमें फ़ोन के द्वारा एक हिमांशु पांडे नाम का लड़का है, उसने फ़ोन किया। उसने कहा मनीष भैया यहाँ पे एक हिंदू बालिका के साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के गैर लड़के दुराचार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग वहाँ बेनीपुर धर्मकाटे के पास मौके पे पहुँचे। वहाँ पर जाकर के जब घटना के बारे में जानकारी हुई तो हमको पता लगा कि एक हिंदू समुदाय की लड़की को कुछ मुस्लिम समुदाय के लड़के जबरन पकड़ करके बेनीपुर रोड पे धर्मकाटे के पास ले गए, जहाँ लव जिहाद और दुराचार करने का प्रयास कर रहे थे। जिसके बाद उनको थाने लाया गया है। उनके खिलाफ उनकी माता जी की ओर से तहरीर दी जा रही है। लड़कों की पहचान उन्होंने कर ली है, उसके मोहल्ले के ही थे। उन पर दंडात्मक कार्रवाई होगी, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। हिंदू युवा वाहिनी के होते हुए उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। पेपर छोटा है तो मैं सीधे घर पे जा रही थी, भैया मुझे जबरदस्ती लेके आए थे घर पे, इधर लेके आए थे मुझे जबरदस्ती। क्या समझाते हुए ला रहे थे ये लोग? क्या कह रहे थे? ए लल्ली उधर नवलटी ताकि पास है। अच्छा हाँ। बढ़ते आगे, पीलीभीत से खबर सामने आ रही है। पीलीभीत से अहम खबर, ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत हुई है और भूसा लेकर जा रहा था ये चालक। ट्रैक्टर के नीचे दबकर मौत। ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर चालक को निकाला गया और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। देवरिया दियोरिया कोतवाली क्षेत्र के गांव बड़ेपुरा खेत की घटना बताई जा रही है। कानपुर से खबर, बांसमंडिया आवासा मोमबत्ती कंपनी में लगी आग। पड़ोसियों और फायर ब्रिगेड की तत्परता
तत्परता से जान बची और आग में हजारों का माल जलकर स्वाहा हो गया। मौके पर पहुंची कई दमकल की गाड़ियां। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हालांकि बताया जा रहा है। फिलहाल जनहानि की कोई सूचना नहीं है। मकान में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया है। मामला थाना अनवरगंज क्षेत्र का बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी से खबर। सदर विधायक की पिटाई का मामला। सदर विधायक योगेश वर्मा के समर्थन में उतरा सर्व समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया और लोगों की मांग है कि आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। एडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। लापरवाही को लेकर लखीमपुर खीरी के कलेक्ट्रेट परिसर का ये मामला। जौनपुर से खबर। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पंडाल में तोड़फोड़ की है। जबरन पंडाल में घुसकर आरती बंद कराने का आरोप। विरोध करने पर पूजा पंडाल में घुसकर तोड़फोड़ की गई और वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट भी करने का आरोप लगा है। दो समुदायों के बीच कहासुनी का ये पूरा मामला नेवगढ़िया थाना क्षेत्र के गतवन गांव का ये घटनाक्रम बताया जा रहा है। फतेहपुर से खबर सामने आ रही है। जनपद के पहले पेंगा बूथ का शुभारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने थाना फतेहपुर के पटेल तिराहा पर नवनिर्मित पेंगा बूथ का लोकार्पण बालिकाओं से कराया और पुलिस अधीक्षक ने महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित अपराध के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और महिला और बच्चों से संबंधित समस्याओं और घरेलू हिंसा से संरक्षण, दहेज प्रतिषेध और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न और निवारण, पॉक्सो और बाल विवाह प्रतिषेध, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रमुख अपराधों की जानकारी दी गई। महिला हिंसा से संबंधित और अन्य शिकायतों के निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी साझा की गई। जैसे कि आपको जानकारी में है, मिशन शक्ति फेज 5 जो है 3 तारीख से स्टार्ट है और प्रदेश भर में पुलिस जो है विभिन्न डिस्ट्रिक्टों में इसका आयोजन कर रही है। हम लगभग 9 से अधिक अभियानों को लेकर के कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें से पिंक बूथ भी उसमें से एक है। पिंक बूथ से तात्पर्य होता है कि हमारी एक ऐसा प्लेस होता है जिसमें हमारी बच्चियों को, महिलाओं को जानकारी होती है कि वहाँ पे हम जाएंगे तो हमारे सुनने के लिए वहाँ पे उपलब्ध होगी महिला फोर्स होगी, इसकी उपलब्धता यहाँ पे सुनिश्चित की जाएगी। वो हर्ष में जब आए लोग तो उनको मौजूद मिले यहाँ पे। की जो हमारे जनपद की ये पहली शुरुआत थी, आज हमारे जनपद में ये फतेहपुर में कप्तान साहब ने पहला उद्घाटन किया है और यहाँ जो हमारी महिला पुलिस कर्मी है वो यहाँ उपस्थित रहेंगी और इससे जो हमारे
क्षेत्र में जो हमारी बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, जिनको कोई ऐसी परेशानी होती है जो किसी को अपना दर्द नहीं बता पाती, वो आसानी से यहाँ महिला जो पुलिसकर्मी होंगी उनको अपना दर्द बताने में उनको आसानी होगी। इससे बहुत से क्राइम रुकेंगे। लखनऊ में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर एक बार फिर से सियासी घमासान छिड़ गया है और अखिलेश यादव और उनके समर्थकों को पुलिस ने जेपीएनआईसी ना जा पाने के लिए पहाड़ी पुलिस उनके आवास के बाहर तैनात कर दी गई है और तैनात कर उन्हें जेपीएनआईसी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर का कर दिया। तो वहीं माल्यार्पण के लिए अखिलेश यादव ने अपने आवास के बाहर सड़क पर मूर्ति लाकर उसी मूर्ति पर माल्यार्पण कर बीजेपी सरकार को करारा जवाब दिया। यूपी में सपा सरकार में शुरू हुआ अखिलेश यादव का ये ड्रीम प्रोजेक्ट अब राजनीति का अखाड़ा बन गया है। इसको लेकर बंद पड़े इस जेपीएनआईसी सेंटर में अखिलेश यादव को वहां जाने की परमिशन नहीं मिली। साथ ही इनके आवास और जेपीएनआईसी के चारों तरफ कड़ा पहरा लगा दिया गया और पुलिस फोर्स का भारी डिप्लॉयमेंट विक्रमादित्य मार्ग और गोमती नगर इलाके में कर दिया गया ताकि जेपीएनआईसी और समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी की मौजूदगी यहां पर ना हो सके। अखिलेश यादव के आवास के बाहर बैरिकेड कर दिया गया। जमीन से जाम कर लाठी बल्लियों और जालियों से ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई ताकि अखिलेश यादव और उनका कोई भी कार्यकर्ता विक्रमादित्य मार्ग से बाहर ना आ पाए। तो अखिलेश यादव के द्वारा जाने वाली जो बातों पर अटकलें लगने लगी, प्रशासन ने अखिलेश यादव से खुद अपने आवास में बुलाकर मूर्ति का स्ट्रक्चर और गाड़ी के जरिए बाहर निकलवाया। बेंच और सड़क पर उसे खड़ा कर दिया और उसी पर माल्यार्पण किया गया। पिछले साल वहाँ हम लोग धरना पर बैठे थे इसलिए कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी जब गठन नहीं हुआ था, आरएसएस थे, हिंदू महासभा था, आज़ादी के लड़ाई में लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। गांधी जी, जयप्रकाश जी 42 के क्रांति के नायक थे, आज़ादी के लड़ाई के नायक थे। जब देश में दूसरी बार लोकशाही को खत्म करने का प्रयास किया गया, देश में दोबारा तानाशाही लाने का प्रयास किया गया, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने छात्र नौजवानों से अगुवाई करके उसको तोड़ा। ऐसे महान व्यक्ति के जन्मदिन पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को माल्यार्पण करने में हम लोगों को रोका जा रहा है। इससे बड़ा तानाशाही इस देश में कभी आ नहीं सकती। जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है और उसी जयंती पर माल्यार्पण करने के लिए जेपीएनआईसी अखिलेश यादव जाने वाले थे और कुछ ही देर का वक्त बाकी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से यहां पर घेराबंदी कर रखी है कि अखिलेश यादव के साथ साथ समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता यहां से ना जा पाए। इस पर पूरी बातचीत करने के लिए सुनील सिंह साजन जी हमारे पास है। सर, इतनी बड़ी बैरिकेटिंग, इतनी बड़ी फोर्स यहाँ पर लगाई गई है, आखिरकार क्या वजह है? देखिए, डरी हुई सरकार है और आज जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उनकी जयंती पर माल्यार्पण करना चाह रहे हैं। अब सरकार पता नहीं क्यों, ये कमजोर सरकार, लाचार सरकार, बेईमान सरकार, झूठी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, लोकतंत्र को खत्म करने वाली सरकार, ये बैरिकेडिंग जो आपको दिखाई दे रही है, ये उत्तर प्रदेश में 43 सीटों की हार की खींच है। ये बैरिकेडिंग और पुलिस ये दर्शाती है कि योगी जी की सरकार का विदाई का वक्त आ गया है। आप ये बताइए कि 2023 में भी हमको ये माहौल देखने को मिला था, अब 2024 में सीधा सीधा रोका जा रहा है। पिछली बार तो गेट फांद करके चले गए थे। देखिए, जब ये सरकार, यही मुख्यमंत्री, यही पुलिस पिछले साल माननीय अखिलेश यादव जी को नहीं रोक पाए, तो इस साल क्या रोक पाएंगे? आपको लगता है कि आप जाएंगे जेपीएनआईसी में और माल्यार्पण करेंगे? अभी तो हम अपने नेता की सुरक्षा में खड़े हैं। तो आपको रोकना चाहते, दूसरी तरफ आप लोग जा नहीं चाहते? समाजवादी पुलिस के रोके नहीं रुकने वाले। ये लोहिया
जयप्रकाश नारायण की विचारधारा है, नेताजी की विचारधारा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा है। जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर माननीय राष्ट्रपति जी हर वर्ष जाते हैं माल्यार्पण करने। क्यों रोका जा रहा है आखिर? क्या दिक्कत है उनको? भाई वहाँ पे माल्यार्पण ही तो करना है, तो क्या दिक्कत है? वो JPNIC को बेचना चाहते हैं, उनकी नीयत खराब है। भारतीय जनता पार्टी और उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार 27 में बचेंगे नहीं। जयप्रकाश नारायण की जो विचारधारा है, वो विचारधारा से वो खत्म हो जाएंगे इस बार। 2023 में भी हमको ये तस्वीरें देखने को मिली थी जब अखिलेश यादव गेट फांद करके गए थे। तो आखिरकार आप लोगों ने कभी वजह पूछी सरकार से कि आखिर क्यों रोकते हैं? सरकार ने वहाँ कुछ किया ही नहीं है। 10 साल से जंगल झाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ पर एकदम वहाँ पर जाने लायक नहीं। अगर आप लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे योगी आदित्यनाथ। वहाँ कुछ किया ही नहीं है। वहाँ पर पूरे देश के जननायक हैं, उनका जो भी आदेश हुआ कार्यकर्ता अपने 24 घंटे उनके लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार होता है। और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए माननीय राष्ट्रपति जी लड़ते हैं, और उनकी कैसे उनकी पढ़ाई अच्छी हो, कैसे उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, कैसे रोजगार मिले, उसकी लड़ाई लड़ते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आज जेपी की यही लड़ाई है, और उसको आज भारतीय जनता पार्टी वो माल्यार्पण करने से रोक रही है, और 27 में अपने आप खत्म हो जाएगी आने वाले चुनाव में। जिलाध्यक्ष हैं जय सिंह जैन, जिनका साफ तौर से कहना है कि बीजेपी सरकार एक तरफ से उनको JPNIC जाने से रोक रही है, लेकिन कार्यकर्ता हैं वो अपनी बातों पर अडिग हैं। अगर अखिलेश यादव यहां से अपने आवास से जाने के लिए निकलेंगे तो कार्यकर्ता पूरी ताकत झोंक देंगे इस बैरिकेडिंग को हटाने में, पुलिस को यहां से हटाने में। तो जरूर नोकझोंक की स्थिति विशाल जरूर पैदा हो जाएगी, और इसीलिए हमारी मौजूदगी इस वक्त है कि अगर किसी तरीके की नोकझोंक भी होती है तो तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को इस बात को दिखाए कि समाजवादी पार्टी एक तरफ और सरकार दूसरी तरफ, और क्या प्रयास रहता है कि जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण कर पाएंगे अखिलेश यादव, JPNIC जा पाएंगे कि नहीं। लखनऊ के विक्रमादित्य स्थित मार्ग पर अखिलेश यादव अपने आवास से बाहर निकल चुके हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जेपी की मूर्ति गाड़ी के ऊपर रख करके बाहर लाई जा रही है, और ये जय नारायण प्रकाश की वो मूर्ति है ऊपर रखकर बाहर लाई जा रही है सड़क पर। ये अखिलेश यादव का आवास है, और अखिलेश यादव के आवास के बाहर ये गाड़ी के ऊपर मूर्ति रखकर लाई जा रही है। तो इसका मतलब यही है कि ये सड़क पर मूर्ति रखी जाएगी, और इसी मूर्ति से पर अखिलेश यादव माल्यार्पण करेंगे, और अखिलेश यादव भी कुछ ही दूरी में बाहर आएंगे। तो अभी ये तस्वीरें आप लाइव देख सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण की ये मूर्ति है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जो समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है, जो एक आंदोलन में भी साथ रहे हैं, उनकी मूर्ति को बाहर लाया जा रहा है, और विशेष सुरक्षा के बीच में इस बड़ी मूर्ति को बाहर लाया जा रहा है। और जरूर अखिलेश यादव इसी पे चढ़कर माल्यार्पण करेंगे, क्योंकि उनके JPNIC जाने का कार्यक्रम शासन प्रशासन ने पूरी तरीके से विफल कर दिया था। तो अभी कुछ ही देर बाद ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव भी बाहर आएंगे, लेकिन पहले इस मूर्ति को ले जाकर कार्यकर्ताओं के बीच में सड़क पर स्थापित कर देना है, और अखिलेश यादव इसके बाद से बाहर सीधा निकलेंगे और इस मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। तो जरूर देखने वाली बात होगी कि इतना बड़ा शासन प्रशासन ने जो एक बड़ा इनका जो प्रोग्राम था वो विफल किया था, अब इस प्रोग्राम के जरिए माल्यार्पण का जो कार्यक्रम है वो अखिलेश यादव पूरा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ शिवा शर्मा के न्यूज लखनऊ। जयप्रकाश की जयंती के अवसर पर अखिलेश यादव आज उनके स्थान पर माल्यार्पण करने जा रहे थे, लेकिन कल रात से ही पुलिस का पहरा इतना चाक चौबंद है कि उनके आवास के बाहर घेराबंदी की गई है। तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है उनको इस जगह पर रोका गया है, ताकि यहाँ से गोमती नगर तक का जो सफर है वो पूरी तरीके से ना हो सके। और कल ही रात में जिस तरीके से देखा था कि अखिलेश यादव ने गोमती नगर के JPNIC सेंटर पर पहुँच करके ये बात कही थी कि सरकार उनको रोकना चाहती है, और जिस तरीके से लोकनायक है समाजवादी पार्टी के जयप्रकाश नारायण, उनके माल्यार्पण पर उनकी जयंती पर उनको वहां पर जाना था, लेकिन रात से ही लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस गेट पर ऊंची टीन की शेड लगवा दी, वहां पर जाने से मना कर दिया। तमाम जो सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्होंने वहां पर उनको जाने से रोका था, लेकिन आज सुबह से ही उसी पूरे इलाके में अखिलेश यादव के आवास के बाहर बैरिकेडिंग लगाई गई है, पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ सिविल पुलिस और PAC के जो कई जवान हैं वो इस जगह पर लगाए गए हैं, और इस पूरी जगह को बैरिकेड कर दिया गया है। लखनऊ पुलिस के जो तमाम अफसर हैं वो इस इलाके में मौजूद हैं, इसी को देखते हुए ये पूरी बैरिकेडिंग लगाई गई है।
हालांकि एक तमाम दावे किए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव को रोका जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव अपनी बात पर अडिग है कि वो अपने आवास से निकलकर JPNIC सेंटर जाएंगे। जयप्रकाश की जयंती पर वो माल्यार्पण करने, जैसे पिछले बार हर साल वो जाया करते थे, वो इसी बार भी जाएंगे। लेकिन पुलिस का और सरकार का और शासन का पुरजोर प्रयास रहेगा कि अखिलेश यादव को जयप्रकाश के JPNIC सेंटर पर जाने से रोका जाए। अभी का जो वक्त है फिलहाल वो बहुत इनिशियल है, स्टेज पर है। तमाम जो सारे कार्यकर्ता हैं वो अभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, लेकिन अखिलेश यादव अपने आवास पर मौजूद है। पीछे आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देंगे कि भारी हुजूम के साथ उनके जो कार्यकर्ता हैं इनके आवास के बाहर इकट्ठा हैं और अखिलेश यादव अभी इस वक्त आवास के अंदर मौजूद हैं। जो प्रशासन के जो अन्य अफसर लगे हुए हैं उनकी यही कोशिशें हैं कि उनको यहाँ से निकलकर JPNIC सेंटर ना जाने दिया जाए और जो उनका जो कार्यक्रम है उसको किस तरीके से रोका जाए, इस बात को लेकर के अखिलेश यादव भी सरकार पर बहुत ज़्यादा हमलावर हैं। और कल भी जिस तरीके से वो गोमती नगर के JPNIC सेंटर पहुंचे थे, उन्होंने सरकार पर बहुत ज़्यादा हमलावर होकर के ये चीज़ कही थी कि आखिरकार माल्यार्पण करने और जयप्रकाश की जयंती पर इस तरीके का कार्यक्रम करने से उनको क्यों रोका जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस तरीके का पत्र क्यों जारी किया जिसमें उन्हें तमाम तरीके की खामियां बताई। फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल स्टेज है कि अखिलेश यादव जाने पर अड़े हुए हैं और पुलिस प्रशासन उन्हें लगातार रोकने का प्रयास करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य तिवारी के साथ शिवा शर्मा के न्यूज़ लखनऊ। बढ़ते आगे मथुरा का रुख करते हैं। मथुरा में दुर्गा माता मंदिर में पूजा पाठ को लेकर हिंदूवादियों में और साधु संतों में भारी रोष व्याप्त है। हिंदूवादी दिनेश शर्मा फलारी और श्री कृष्णा जन्मभूमि संघर्ष न्यास के पदाधिकारियों द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, लेकिन मथुरा प्रशासन द्वारा शांति भंग का बहाना लेकर पूजा नहीं करने दिया गया। पूजा की अनुमति न मिलने पर साधु संतों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और वृंदावन में दिनेश शर्मा ने अपने खून से योगी जी को एक पत्र लिखकर ट्वीट किया और मांग की है कि भक्त पूजा मथुरा में नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में करेंगे। उन्होंने कहा कि न्यायालय द्वारा भी पूजा पाठ पर रोक का आदेश नहीं दिया गया और न ही न्यायालय द्वारा पूजा पाठ रोक के लिए कोई भी स्टे ऑर्डर भी दिया गया है। फिर भी मथुरा प्रशासन पूजा नहीं करने दे रहा। उन्होंने कहा कि हिंदू तो शांति प्रिय है, तो शांति भंग कहाँ हो रही है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 9 झील मंदिर में गेट के सामने 3 मजारें सपा सरकार में बना दी गई और मुस्लिम पक्ष छिप छिप कर मज़ारों पर चादर चढ़ा जाता है, लेकिन वो मंदिर दुर्गा माता का प्राचीन मंदिर है। दुर्गा नवमी के दिन पूजा पाठ से नहीं रोका जाए, नहीं तो भक्तों की भावना आहत होगी। बड़ा ही दुख का विषय है। इस समय विधर्मियों के द्वारा हमने कर्नाटक, केरला में, आंध्रा में सुना था। अब हमारे ब्रजमंडल में हमारे पुराने प्राचीन मंदिरों के ऊपर इस तरह की जो कार्य हो रहा है वो सहनीय है और सभ्यता से संप्रदाय से अलग है। आज हमारा दिव्य भव्य मंदिर जो 500 साल पुराना मंदिर है, आप जाएंगे उस मंदिर की इस तरह की कारीगरी है कि आप देखते ही अचंभित हो जाओगे। और कुछ दिन पहले उसकी मूर्ति गायब कर दी गई। 9 झील मथुरा में दुर्गा माता के प्राचीन मंदिर में मूर्ति को गायब कर दिया गया। वहाँ पर 16 खंभे थे, एक जादुई खंभे को हटा दिया गया। मंदिर के सामने 3 मजारें बना दी गईं। हमने मथुरा जिला प्रशासन से पूजा की मांग की तो हमें पूजा का अधिकार देने से मना कर दिया और मथुरा प्रशासन ने कहा है कि वहाँ शांति भंग हो जाएगी। तो आज हमने दुखी मन से माननीय मुख्यमंत्री जी जो हिंदुओं के प्रेरणा स्रोत हैं योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि मथुरा में 9 झील कस्बा में माता दुर्गा के प्राचीन मंदिर में पूजा का अधिकार दिया जाए। जय श्री राधे। ये बहुत दुखद बात है कि आज हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जो सभी उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति के जन जन में बैठे हुए हैं, क्योंकि आज सनातन धर्म के प्रति उनके अंदर निष्ठा, क्योंकि स्वयं एक सनातन धर्म के प्रति मूर्ति है जो निरंतर सनातन धर्म आगे बढ़े, जो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि अयोध्या में 500 वर्ष के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर दिव्याति दिव्य आज श्री राम जी के मंदिर है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री के हो सकता है कि कुछ ऐसी भी बात होती है जो उनके कान में न पड़े हो। वह बिल्कुल गलत है। ये 500 सालों से
कम से कम 500 सालों से हमारी माता की पूजा होती चली आ रही है, लेकिन अब विधर्मियों के उस अतिक्रमण के द्वारा जो पूजा रोक दी गई है वो निराधार गलत है और बहुत ही अपराधजनक है। हमारे कुछ ऐसे नेता जिनके कारण विधर्मियों का दुस्साहस बढ़ा और उन्होंने हमारे सनातनियों की पूजा में व्यवधान डाला और दुर्गा माता का ऐसा पूज मंदिर और नवरात्रों के समय पर अगर पूजा बंद रहेगी तो ये सनातनी क्या करेंगे। और इसी बीच कानपुर से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कानपुर से हम खबर बांसमंडिया आवासा मोमबत्तियां कंपनी में पड़ोसियों और फायर ब्रिगेड की तत्परता से हालांकि जान बचाई गई है। आग लगने का यह पूरा मामला, आग में हजारों का माल जलकर स्वाहा हो गया। मौके पर पहुंची कई दमकल की गाड़ियां। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं, तो किस वजह से आग लगी फिलहाल ये साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है आग लगने की। किसी भी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई है। मकान में फंसे 2 को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। 10:55 पर सूचना मिली कि बांसमंडी चौराहे पे मजार के पास चौथे मंजिल पर मकान में भयंकर आग लगी हुई है। सूचना को तत्काल अमल में लाते हुए फायर स्टेशन लाटू रोड से 3 गाड़ियां मैं लेकर स्वयं निकला। पहुंचकर देखा कि आग बहुत भयंकर रूप में जल रही थी। 2 तरफ से चौथे मंजिल पर चढ़ करके आग को बुझाना प्रारंभ किया। साथ ही साथ सीएफओ महोदय को भी इस आग की सूचना दी गई। तत्काल उन्होंने कंट्रोल रूम के माध्यम से 6 गाड़ियां तत्काल घटनास्थल के लिए प्रस्थान कराया, जिसमें से फजलगंज से 2 गाड़ी, मीरपुर से 1 गाड़ी और कर्नलगंज से 2 गाड़ी तत्काल घटनास्थल पे पहुंच गई। सर, मैं जब घर में बैठा था, बच्चों को स्कूल से लेके मैं आया तो बस उनको मैं नाश्ता चाय पानी दे रहा था, तो मैंने देखा पड़ोस में मेरे जस्ट बगल में वकील साहब का घर है, तो वहाँ से आग निकल रही थी, बहुत तबीयत से आग निकल रही थी। तो मैं दहल गया, मैं घबरा गया, तो मैंने जल्दी से चीख पुकार मचाया। अगल बगल पड़ोसी कहें क्या हुआ क्या हुआ, हमने कहा वकील साहब को आग लग गई, जल्दी निकलो। तो मैंने सब बच्चों को और डॉक्टर साहब की फैमिली मेरे जस्ट बगल में थी, तो उनकी बिटिया को मैं गोदी में लिया और उनकी वाइफ को जल्दी से मैंने ताला लगाया। मैं सामने शकील भाई मेरे नीचे रहते हैं, हमराज में भी काम करते हैं, तो उनको मैंने इत्तला की, वो कौन वहाँ से भाग के आए, गोरे भैया के वहाँ काम करते हैं, वहाँ से वो भाग के आए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बांसमंडी चौराहे पर, जहाँ एक वासा कंपनी है, मोमबत्ती के नाम मोमबत्ती बनती, वहाँ पर एक भीषण आग लग जाती है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल आ जाता है। मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ, आपको देख सकते हैं, ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर वासा मोमबत्ती का जो काम होता है। जिस तरह से वहाँ आग लग जाती है, लोगों को अफरा तफरी का माहौल बन जाता है यहाँ पर और भगदड़ मच जाती है। भगने से लोगों ने भागने के बाद फायर ब्रिगेड को सूचना देते हैं। तत्काल मौके पे फायर ब्रिगेड जो वहाँ पर आ जाती है, वहाँ पर मोमबत्ती के जो काम होता है वो देखिए किस तरह से यहाँ जो मोमबत्तियाँ हैं वो मोमबत्तियाँ यहाँ पर पड़ी हुई, हम आपको तस्वीरों में साथ साथ दिखा सकते हैं कि ये मोमबत्ती का यहाँ कारखाना था जो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के कारण यहाँ पर आग लग जाती है। ये वही जगह पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया ये बताइए, आग लगी थी, कैसे आग लगी थी, क्या कारण था? ये तो बता नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आग लगी है, क्या कारण था। भैया यहाँ पर आग लग जाती है, कैसे लगती है, क्या कारण था? कारण का तो अभी कुछ पता नहीं चला है, शायद किसी चिंगारी की वजह से आग लगी है यहाँ पर, और ये मोम का कारखाना था, इस वजह से वहाँ पर आग पकड़ गई। कितनी देर बाद फायर ब्रिगेड आई यहाँ पर? फायर ब्रिगेड तो 10 मिनट के अंदर आ गई थी। फायर ब्रिगेड ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने बिल्डिंग के चारों तरफ से घेर के उसमें पानी का बौछार मारी है और अंदर घुस के भी गए और आग के एक कण को उन्होंने बुझाया है। जिस तरह यहाँ के लोगों ने बताया कि फायर ब्रिगेड तत्काल यहाँ पर आ चुकी थी। आग लगने से जो जनहानि थी वो जनहानि कोई नहीं हुई है। फिलहाल अभी कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि आग लगने का क्या कारण है, क्या स्पष्ट है। कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए। तो देश की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।